ऐसा पानी आता है कि पूरी मछली मर जाती है सब। इतने से क्या होगा? 6,000 रुपये में कौन सा किसान किसी का करेगा? ये सरकारें हैं, ये सत्ता है, ये किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, मेहनत कश इंसान के विरोध में नीतियां बनाती हैं। अगर मान लीजिए गेहूं आज 5,000 रुपये क्विंटल हो जाए तो उससे किसको लाभ होगा, किसान को या खरीदार को? अभी की जो सत्ता है ये पूरी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी करना हो वो करने के लिए तैयार है। तो यहाँ के किसानों में क्या स्थिति है? हमारे तो समझ में सरकारी कोई योजना नहीं लागू। इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से। गांव में पलायन की क्या स्थिति? सरकार अगर ये रोकना चाहती है कि कटान रुक जाए तो धराना से अगर बोल्डर मतलब गिरवा दे, किनारे किनारे बैठवा दे, तो कटान बंद हो जाए। किसानों की समस्याओं पर जब भी बात होती है तो सबसे पहले किसानों की गरीबी और उनकी ऋणग्रस्तता पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि किसान का जो उत्पादन संबंध है ज़मीन से वह लगातार खर्चीली होती जा रही है। बहुत सारी जगहें जो शहरीकृत गांव के अंतर्गत आती हैं उनका भाव बढ़ गया तो किसानों को लोग अमीर समझने लगे, लेकिन ऐसे गांव जो शहरों से काफ़ी दूर हैं वहाँ के किसान किन हालात में हैं, वे जितनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको क्या उपार्जन हो रहा है, क्या आमदनी हो रही है और उससे उनका खर्च चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने करोड़ों किसानों को अरबों रुपए सम्मान निधि के रूप में दिया है, लेकिन यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि त्रासद भी है कि किसान को 500 रुपये महीने की इमदाद सरकारी दी जाए और कितने लोगों को दी जा रही, कितने लोगों को नहीं दी जा रही, इसका कोई हिसाब साफ साफ नहीं है। और दावा किया जाए कि किसानों को सरकार बहुत ऊंचा उठाने का सपना देख रही, उनकी आमदनी को दूना करने की योजना लेकर आई मोदी सरकार आज यह कह नहीं सकती कि किसान वाकई दूनी आमदनी कर पाए कि नहीं कर पाए। और 500 रुपये अगर किसी किसान को मिल रहा है और उसमें भी उसको खाद खरीदना और कीटनाशक और बीज खरीदने में मदद मानकर वो पैसा दिया जा रहा है, तो आप इससे किसानों की त्रासदी समझ सकते हैं कि वो कितने गर्त में पड़े हुए हैं। मैं आज जिस गांव में हूँ उसका नाम भगवानपुर खुर्द है और भगवानपुर खुर्द गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। स्पष्ट रूप से इस गांव की जो समस्याएं दिखती हैं वे मोटा मोटी ये हैं कि गोमती के कटान में कुछ घर बह गए और बहुत सारे खेतों की ज़मीन कट गई उसमें। और लोगों से बात करने पर पता लगा कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर से लेकर बीडीओ और एसडीएम तक तमाम सारे अधिकारी इस गांव का फेरा लगा चुके हैं, लेकिन नदी की कटान से ज़मीन को बचाने के लिए कोई ठोकर बनाने के बारे में उन्होंने आज तक कोई उपाय नहीं किया। दूसरी चीज़ यह है कि भगवानपुर खुर्द का जो पूर्वी हिस्सा है वह गंगा एक्सप्रेसवे के में जाने वाला है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा किया गया है, यानी सर्वे हो चुका है और किसानों को यह पता लग चुका है कि उनकी ज़मीनें जाएंगी। इसको लेकर उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह की बेचैनियां हैं। बेचैनी खास तौर से इसलिए कि इस गांव और इसके जैसे सैकड़ों गांवों में भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एक तो यह बात है, यानी सर्वे के पहले गांव में ग्राम सभा की पंचायत और उसमें सहमति लेने की बात, जन सुनवाई की बात और फिर मुआवजे और पुनर्वास की बात। अभी ग्रामीणों से बात करने पर यह पता लगा कि
पत्थर तो गड़ चुका है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनने में आ रहा है कि जो दूसरी जगह मुआवजा मिला, इस गांव का सर्किल रेट बहुत कम कर दिया गया है, और अगर ये ज़मीनें चली जाएंगी तो फिर किसान किसी भी जगह नई ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। हो सकता है वो कुछ पैसा लेकर अपना घर बनवा लें, लेकिन वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, ज़मीन विहीन हो जाएंगे और उनका बड़ा आधार ख़त्म हो जाएगा। इन तमाम सारे सवालों को लेकर हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान हैं। आप अपना नाम बताइए। रामधनी यादव। जी, तो ये बताइए कि इस गांव में बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक सड़क है पगडंडी जैसी, लेकिन गांव में बहुत सारी जगहों पर रास्ता नहीं है, कुछ जगह पर गलियां हैं। तो इतना विषम क्यों है गांव? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन बहुत कम है, खेती करने के लिए किसान अपना बनाए हुए है। यहाँ पर जो है कि रास्ता वास्ता बनाने के लिए ज़मीन की कमी बहुत है। इसीलिए सरकार का भी ध्यान, बहुत सा योजना आती है, लेकिन यहाँ ज़मीन पर्याप्त नहीं मिल पाती है कि उसको बनाया जाए या किसी तरह से चलाया जाए। अभी आपका जो मामला है निजी रूप से, आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारे पास 9 बीघा 10 बीघा ज़मीन है। तो अभी आप उसमें क्या करते हैं? कौन सी? ये धान गेहूँ बोल जला और मोटा मोटा। तो धान गेहूँ में जो लागत है वो कितनी होती है और आमदनी कितनी होती है? अरे आमदनी तो बहुत कम होती है, लागत तो बहुत, कम से कम उसकी दोनों मीटिंग में जोताई कम से कम 30-35 हज़ार हो जाती है। अच्छा। खाद बेंगा लगाने पर कुछ मिलता उलता थोड़ी है, लेकिन रह गया कि उसको करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जी। तो ये मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, ये दावा कितना सत्य आपकी? क्या सत्य है यार, सत्य क्या दे पाएंगे वो लोग, का पेट ही नहीं भर पा रहा है। या कोई योजना चल भी रही है तो उसको सही तरीके से सबको दिया नहीं जा रहा है, उसमें किसान बेचारों के मिल नहीं पाता है। किसी का KYC बनी है तो उसमें भी खाता बंद हो जा रहा है, तो उसको भी नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। खाद वगैरह मिलती है टाइम से? हाँ, इस समय तो मिल रही, लेकिन इसके पहले तो बहुत किल्लत थी खाद की। कहीं डाई नहीं मिलती थी, यूरिया नहीं मिलती थी, कहीं भाव बढ़ा कर मिलता है। यही वजन कम करके भी? क्यों, यूरिया तो कम हो गई है, 45 किलो हो गई, उसका दाम 320 रुपया ले रहे हैं। डाई जो है कि 1400-1500 रुपया बोरी बेच रहे हैं सब। ये सब समस्याएं तो है ही है। जुताई, खाद, बीज और सिंचाई के अलावा अभी खेतों के लिए क्या जरूरत पड़ रही है? बहुत सी ज़रूरत है जिसमें कि किसान कर नहीं पा रहा है ना। जैसे बताइए। जैसे कि उसमें और ये सब मजदूरी को लेकर के नहीं मिल पाता है, और समस्याएं खड़ी हैं सामने किसान के, उससे जूझ रहा है, जिससे कि परेशानियाँ सही तरीके से उसमें पैसा नहीं है, तो खाद पानी नहीं डाल पा रहा है, तो कैसे होगा उसका वो। तो यहाँ जो दूसरी समस्याएं हैं, खास तौर से कटान का, तो आपकी ज़मीन कटान के से प्रभावित है या नहीं है? अरे बहुत सा, हम लोगों का घर तो इस सामने था जी, जो सब कट कर चला गया, तो हम लोग अपने खेत में ही जा कर के घर द्वार बना कर रहते हैं, उधर चल गया। तो इस पर क्या है, सरकार आज से बहुत दिन से कौन सी व्यवस्था करती है? कुछ नहीं करती, हवाला देते हुए जो सरकार आई सब हवाला दे रही है। ये मुझे बताइए कि क्या ये जो गंगा एक्सप्रेसवे की सुनगुन है, उसकी खबर आपको है? अरे बिल्कुल खबर है, मोबाइल पे दे रहा है, अखबार में दे रहा है, खबर क्यों नहीं होगी? ऐसी तो बात है तो नहीं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार की जो नीति है और उसकी नीयत के देखिए, हमारे ध्येय से तो यहाँ पर इतनी सड़कें बन चुकी हैं, हाईवे वगैरह है, इधर भी है उधर भी है, यहाँ तो ज़रूरत थी नहीं। अब यहाँ से जाने का मतलब कि कितने छोटे छोटे किसान भी खेत का हो जाएंगे। अब वो जब खेतियाँ न रही उनके पास रहेगी तो करेंगे, अब तो अनाज पर आश्रित हो जाएंगे, किसी के भरोसे हो जाएंगे। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बेरोजगार होकर के कुछ और क्या करेंगे? सरकार की काम है कि आज तक जो नौकरी देने का प्रपोजल उसको भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब निकलने का मतलब यही है कि सारी जनता जो है कि रोड पर आ जाएगी।
तो आपस में लड़ना झगड़ना कटना मरना, जब भूखों जब मरेंगे तो क्या करेंगे वो? तो मुआवजे और पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है? यहाँ तो अभी तो कुछ पता नहीं है, और जगह तो जिसको मिला है, लेकिन यहाँ अभी कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम है कि बेसी है, अभी तो कुछ पता है नहीं, केवल सर्वे आपने हुआ ये है। बताइए कि किसान सम्मान निधि का जो इतना बड़ा दावा है उसकी क्या स्थिति है? स्थिति देखिए, सबको नहीं मिल पा रहा है, ठीक नहीं है। इतने से क्या होगा? 6,000 रुपये में कौन सा किसान खेती करेगा? 2 बोरी डाई का भी दाम नहीं है, 15 दूना के 3, जिसको 5, 6, 7 बोरियां डाई लगेगी, कहाँ से लाएगा? तो ये तो प्रलोभन है सरकार का, केवल भ्रम में डाल करके इंसान को फंसाए रखना, उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। क्या करते हैं आप? हम लोग तो यही मछली कारोबार है, मछली का लेकिन कारोबार है। मैं नहीं मारता हूँ। तो इस नदी में कितनी मछलियाँ मिल जाती हैं वैसे? देखिए, जिसके पास जाल है, डोंगी है, तो वो तो 2-4 किलो मार देता है। जो कटिया लेके बैठते हैं तो 1 किलो आधा किलो में रह जाते हैं। तो उससे क्या होगा? उनको कितना पैसा कितना मिलेगा? ऐसा है कि जो 2 किलो 4 किलो मारते हैं उनको तो मान लो 500-700 रुपये मिल जाता है। अच्छा। और जो आधा किलो 1 किलो में रह जाते हैं तो अपने घर खा लेते हैं। तो ये नदी अभी तो बढ़ी हुई नजर आ रही है, हाँ, लेकिन जाड़े में बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ, बस दूसरी चीज ये है कहीं कि तो इतना पानी रहेगा आप उस पार जा सकते दूसरी चीज ये है कि प्रदूषण भी नदी में बढ़ गया है। हैं। बहुत काफ़ी बढ़ गया है। पहले हम लोगों के बचपन शहरों में का कचरा और उद्योगों का कचरा नदियों में आ रहा हम लोगों है। के बचपन में एक सिक्का आप फेंकिए तो जाकर उठा लीजिए, लेकिन इस समय वो पोजीशन है कि आप चाहे गर्मी में आइए, जाड़ा में आइए, कभी भी आइए, फेंक देकर उठा नहीं पाओगे। मुझे ये बताइए कि उस प्रदूषण का मछलियों पर भी कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या असर पड़ता है? ऐसा पानी आता है कि पूरी मछली मर जाती हैं सब, जो बड़ी बड़ी रहती हैं। ऐसा मतलब पोजीशन हो जाता है कि आदमी हाथ से पकड़ते हैं, जी। ऐसा जहरीला पानी छूटता है। और साल में कम से कम 15-20 बार वो पानी छोड़ता है। बाढ़ में भी छूटा था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, हमारे तो समझ में सरकार की कोई योजना नहीं लागू हो रही। क्यों? उन्होंने दावा किया कि अरे, हमने 5 लाख का 70-72 साल की उम्र हो गई, अभी तक हमको मतलब पेंशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या समझे कि कौन सा योजना मिल रही है। पेंशन तो 60 ही साल में वो दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं बन रहा है। 4 प्रधान हुआ, मैं सहेंदर से चालू किया, फिर भी नहीं दिया। हमेशा 500-700 रुपया लगाइए, खत्म। अच्छा, 500-700 उनको आप दीजिए खर्चे के लिए? खर्चे के लिए नहीं, जैसे मतलब कि आजाद बनवाना है, ये सब। जी। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार अगर ये रोकना चाहती है कि कटान रुक जाए, तो मतलब कि वो धराना पड़ता है घाट आगे वाला। तो धराना से अगर बोल्डर मतलब गिरवा दे, किनारे किनारे बैठवा दे, तो कटान बंद हो जाएगी। नहीं, इसी तरह पहले का हम लोगों का आधी दरबार के आगे घर है। अच्छा। उसी तरह कटते कटते बढ़ते बढ़ते ये सब देखिए पूरी ज़मीन थी, कट के देखिए कितना क्या हो गया। पूर्वांचल कम से कम ऑफिशियली 17 जिलों का इलाका है, और सभी जिलों में बनारस को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी खेती होती है। बहुत सारे किसान हैं, छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, और कुछ बड़े किसान भी हैं। दुर्भाग्य से जो किसान नेता हैं, पूर्वांचल में अनेक कार्यकर्ता किसान नेता हैं, लेकिन वो ग्लैमरस नेता नहीं हैं जो किसानों की समस्याओं को लेकर बयान दे तो अखबारों में छपे और चैनलों में आए और एक खबर बने, एक मुद्दा उठे, वो नहीं है। हमारे सामने एक कार्यकर्ता किसान नेता राम जन्म है। संयोग यह है कि यह गांव उन्हीं का है जिस गांव में हम घूम रहे हैं। राम जन्म जी से हम ये जानना चाहेंगे कि यह गांव और इसके जैसे तमाम सारे गांव वास्तव में किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इनके भीतर अगर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर कोई बड़ा मुद्दा बनाया जाए समस्याओं को, और उनको लेकर आंदोलन शुरू किया जाए, तो उसका आधार क्या हो सकता है? राम जन्म जी। जी,
ये जो गांव हैं, आपने कहा कि हमारे गांव जैसे और भी गांव हैं, खासकर पूर्वांचल की मैं बात करूंगा। ये जो नीति है, इस देश में जो नीति चलती है, जो सत्ता चलती है, वो गांव गरीब किसान विरोधी है। पहली चीज़ हमको इस तरह से उसको देखना चाहिए, क्योंकि खेती गांव में होती है और ये छोटी मोटी कारीगरी भी गांव में होती है। और ये जो सरकारी है, ये सरकारें हैं, ये सत्ता है, ये किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, मेहनत कश इंसान के विरोध में नीतियां बनाती है जी। तो सवाल ये है, जब तक हम इन नीतियों पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे तब तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता वो है। कौन सी नीतियां हैं जो आपको लगता है कि वो ग्राम विरोधी हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आज़ादी के बाद आप जैसे गांव में अनाज पैदा होता है, तो पैदा होता है ना, कोई भी अनाज उठा लीजिए, धान हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज हो। आप जब से एमएसपी का चलन हुआ 1967 में, एमएसपी, एम एस स्वामीनाथन, हाँ नहीं, स्वामीनाथन कमीशन तो बाद में बना। पहले 1967 में हरित क्रांति के बाद गेहूं दान खरीदने के लिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में था, तो सरकारें उसका रेट तय करती थी। गेहूं का रेट ये होगा, धान का रेट ये होगा, गन्ना का रेट ये होगा। 1967 और 1967 से आज 2024 में हम खड़े हैं। तो आप उसको कैलकुलेशन करिए कि गेहूं, एक अनाज उठाइए, गेहूं का दाम जो 1967 में था और आज उसका दाम क्या है। आज एक सरकार के छोटे कर्मचारी की तनख्वाह क्या है, या जो कारखानियाँ सामान बनते हैं, जो कारखाने में सामान जो पूंजीपति बनाता है, जो कारपोरेट घराना बनाता है, जो सामान 1967 में उसकी कीमत क्या थी, 1967 में लोहे की कीमत क्या थी, 1967 में सीमेंट की कीमत क्या थी, या बहुत स्टैंडर्ड चीज़ होती है सोना। 1967 में सोना कितने तोले, 10 ग्राम की कीमत क्या थी और आज क्या है। जब उसको उठा के आप देखेंगे तो इस दौरान गेहूं अनाज का मूल्य 17 गुना, कहीं 20 गुना बढ़ा है, और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह 119 गुना, 125। आप कैलकुलेशन करके देखिए, मैं कैलकुलेशन किया हूँ, मैं देखता हूँ तो ये चीज़ साफ साफ दिखती है। सोने का मूल्य मैं उस जमाने से और आज के उसमें करता हूँ तो ये साफ साफ दिखती है। सीमेंट के दाम का मैं ईंट भट्ठे पे जो ईंट तैयार होते थे उसके दाम को मैं देखता हूँ तो वो 100 गुना, 150 गुना ऐसे बढ़ा है, और किसान के अनाज का दाम कहीं 15 गुना, कहीं 17 गुना बढ़ा। ये अंतर है जी। ये अंतर क्यों, कैसे आया? ये नीतियों के चलते अंतर आया। अगर मान लीजिए गेहूं आज 5,000 रुपये क्विंटल हो जाए तो उससे किसको लाभ होगा, किसान को या खरीदार को? आकलन करते हैं कि केवल खेती में केवल किसान नहीं होता है, खेती में एक बड़ा ग्रामीण तबका होता है। कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का सामान बनाता है, उसको भी अनाज देता है। अब तो चलन थोड़ा कम हो गया, कमजोर हो गया, जजमानी प्रथा खत्म हो गई। अनाज का मूल्य घट गया तो जो भी काम करता है, जैसे नाई बाल बनाता है, पहले लेता था अनाज, लोहार जो उसका काम करता था वो अनाज लेता था। आज की तारीख में वो अनाज नहीं लेता है, पैसा मांगता है कि उससे उसका काम नहीं चलेगा। अनाज की कीमत को इतना कमजोर कर दिया गया है कि आज की तारीख में सारे ढांचे टूट गए। माने अनाज कोई कमोडिटी नहीं है। यदि अनाज के दाम को आज ठीक से किया जाए तो लोग कहते हैं कि इसमें भाई लोग भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। ये झूठा प्रचार होता है। ये जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा, ये एक सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल से सरकार के पास जाता है, सरकार बैंकों में जहाँ भी रखती है और ऐसी नीतियाँ तैयार करती है कि अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट के हाथ में चला जाता है। यानी सोने का दाम अगर गिरेगा और दूसरी चीज़ों के दाम गिरेंगे और अनाज का दाम इस रूप में रहेगा तो एक सम पर आने वाली व्यवस्था बनेगी, ऐसा लगता है।
ये मुझे बताइए कि सरकार बहुत विकास कर रही है, कह रही है पुलों का निर्माण हम कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बलिया तक, दिल्ली से नोएडा से बलिया तक, लखनऊ से गाज़ीपुर तक, लखनऊ से आगरा तक, और ऐसे तमाम सारे हाईवेज बने हैं जिससे तस्वीर पूरी बदल गई है। आपके गांव में भी एक हाईवे सुनते हैं कि निकलने वाला है, सर्वे हुआ है। अभी हाईवे नहीं है, तो कैसी स्थिति है, और जब कल हाईवे बन जाएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा गांव को? देखिए, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पे काम यहाँ हो रहा है, इस इलाके में हो रहा है, सर्वे वगैरह हो रहे हैं, तो ये तो मेरी समझ से बाहर की चीज़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी चंद दिनों पहले एक बनारस गाजीपुर मार्ग को चौड़ा किया गया, उसको 6 लेन बनाया गया, बहुत सारे मकान तोड़े गए, बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर की गई, बहुत सारे बाईपास बनाए। हाँ, बहुत सारे बाईपास, जहाँ कंजेस्टेड था, जहाँ मार्केट था, जैसे सैदपुर है, चौबेपुर है, ऐसे जगहों पे बाईपास भी बनाए गए। और इतना 6 लेन की सड़क है, उसके बाद भी उसी के समानांतर एक हाईवे, एक गंगा एक्सप्रेस क्यों बनाया जा रहा है? तो मैं अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला, कुछ साथियों से बात किया, यहाँ एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं, इस तरह के सवालों को बात करते हैं, बल्लभ पांडे जी हैं, मैं उनसे भी बात किया, वो किसानों से कुछ बात किए, तो किसान तो खुश है कि हमको पैसा मिल जाएगा। खेती की जो हालत है उसमें कतई अब किसान खेती नहीं करना चाहता है। ये बहुत छोटे किसान हैं जो एकदम कृषि संस्कृति में रचे बसे हैं, वही खेती कर रहे हैं, बकिया कोई खेती नहीं कर रहा है। तो उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें एक डर है कि डर इसलिए वो डर सही भी है कि ये जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है उसको बाईपास करके सरकार ज़मीन को लेगी, ऐसा डर हो गया है। डर इसलिए है कि जो बनारस के आसपास ये 6-7 टाउनशिप बनाने की योजना सरकार की है, और वहाँ की किसान वहाँ विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप 2000 यदि ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप 2013 के कानून के हिसाब से हमारे पास आइए, उस सर्वे कराइए, और जो भी उसके कायदे कानून है उसको थ्रू आइए, तब हम इस पे बात करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है बाजार के समझौते से। अभी तो यहाँ तक आया है कि 67वीं बैठक हुई है आवास विकास परिषद की, उसमें ये कहा गया है कि अब हम ना मुआवजा देंगे ना बाजार करेंगे, हम विकसित प्लाट का 25% किसानों को देंगे। मतलब एक जो छलावा है, विभिन्न तरह के नामों से जो छलावा किया जाता है, उनको तो सस्ते में किसानों की ज़मीन लेना है, योजना बनाए हुए हैं, लेकिन एक लोकतंत्र का तकाजा है, इस वोट का तकाजा है, वोट उनको डराता है, सताता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोट तो और सता रहा है अभी सत्ता को, यहाँ चौंकाने वाले फैसले आ गए, तो सरकार बहुत सारे योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, जहाँ तक मैं समझ पाया, एक कार्यकर्ता के रूप में ढूंढता रहता हूँ, समझता हूँ कि आखिर सरकार क्या क्यों कर रही है। उसके समानांतर एक 6 लेन की सड़क अभी तैयार हुई है, बहुत सारे बाईपास बनाए गए हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे क्यों बना रही है? तो उसके पीछे समझ में आया कि जो बहुचक्का वाली ट्रकें हैं, जो अभी तक 22 टायरा 24 टायरा ऐसी हो गई हैं, उससे भी बड़े बड़े टायरों की 40 टायरा 52 टायरा इस तरह की भी ट्रकें चलाने की योजना है। दूसरा कि जो ये गंगा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इस देश में, कैसे बनती हैं? एक कंपनियां बनाती हैं, इस देश की कंपनियां एक्सप्रेसवे बनाती हैं, और पैसा कहाँ से लाती हैं? पैसा लाती हैं इस देश की जनता का पैसा, वो जो बैंकों में होता है ना, वही सरकार उनको उठा के दे देती है विकास के नाम पे, और वो टोल टैक्स के नाम पे उसका पता नहीं कितना गुना, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पता नहीं कितना गुना कितना वसूलते हैं। अभी की जो सत्ता है ये पूरी कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी करना हो करने के लिए तैयार है। तो यहाँ के किसानों में क्या स्थिति है? यहाँ के किसान अभी आप शायद कहीं बात कर रहे थे, मैं देख रहा था, यहाँ के किसानों को डर है कि भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से सरकार हमारी ज़मीन नहीं लेगी,
कोई तरीका लगा रही है सरकार कि हमको कम पैसा देना पड़े। किसानों को संदेह है कि अभी तमाम जगहों किसान तो सारी खबरें रखता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो आजमगढ़ वगैरह में बना है उसकी भी खबर किसानों को आ रही है कि ठीक से मुआवजा नहीं दिया गया। और ये टाउनशिप बनारस में बनाने की बात हो रही है, वहाँ के किसानों से भी यहाँ के किसानों का रिश्ता है। वो लोग भी कह रहे हैं कि सरकार ठीक से हम लोगों को दाम चोर दरवाजे से लेना चाहती है। ये जो चोर दरवाजे वाला मामला है। और दूसरा बात, चोर दरवाजे से न ले तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान होता है तो उस गरीब समाज का होता है जिसके पास ज़मीन ही नहीं, जिसका मकान आबादी में बना है, जिसका मकान जिसको सरकारी ज़मीन कहा जाता है, गांव समाज की ज़मीन है लेकिन आजकल उसकी भाषा हो गई गांव की नहीं, वो सरकारी हो गई। सरकारी कतई नहीं है, वो गांव सभा उसका मालिक है और उनको कुछ भी नहीं सरकार देती है। ये अनुभव है मेरा कि जब भूमि ग्रहण कानून में ऐसे लोगों की मकान गिराए जाते हैं जो आबादी में बसे हैं, उनको सरकार कुछ नहीं दे रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून में कंपल्सन से उनको भी देने के पुनर्वास करने की योजना, पुनर्वास की एक नीति है। उसमें पुनर्वास नीति केवल मकान की नहीं है, पुनर्वास नीति ऐसी भी है कि किसी चट्टी चौराहे पे यदि कोई महिला बोरा बिछा के कोई सब्जी 1 किलो 5 किलो 2 किलो सब्जी बेच रहे हैं तो उसका भी पुनर्वास, उसके रोजगार का पुनर्वास सरकार को करना पड़ेगा। देखिए इन सारे ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है इनको सारे को बाईपास नजरअंदाज करके सरकारें जमीनें ले रही हैं। कि सरकार की यह जो बड़ी विकास योजनाएं हैं जिनमें अरबों खरबों का खर्चा है, जिनमें बहुत बड़े लोगों का फ़ायदा है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ गांव की बुनियादी समस्याएं जो हैं उनके निस्तारण का सवाल है। तो दूसरे मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है अपने गांव के संदर्भ में, आप मुझे बताइए। देखिए दूसरे मोर्चे पर सरकार पूरी से फेल दिखती है। दूसरा मोर्चा है उस पर सरकार, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप जब हाईवे पे चलते हैं और गांव के सड़क पे चलते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। हाईवे बनाने की मंशा है, वहाँ पे उस पर पैसे वाले लोग, धनी लोग, कॉरपोरेट की गाड़ियाँ, सबकी गाड़ियाँ चलती हैं, बाबू लोगों की गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। और गांव में कौन चलता है? कभी कभी तो ऐसी समस्या आ जाती है कि अभी एक एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन मान लीजिए कोई महिला को बच्चा पैदा होने वाला है, उसको चोलापुर यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाना है और गांव वाली सड़क से जाना है, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये हालत है। और आप रोजगार देख लीजिए दूसरे मोर्चे पे, दूसरे मोर्चे पे एकदम पूरा गांव रोजगार विहीन हो गया। आप किसी गांव में चले जाइए, गांव में पलायन की क्या स्थिति है? भयंकर पलायन है गांव में। यदि जब तक इस देश में खेती के इर्द गिर्द लोगों के जीने लायक रोजगार नहीं पैदा किया जाएगा, सम्मान से जीने लायक रोजगार नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक ये सब चीज़ें ऐसे ही दिखेंगी। ये पूरा भारत बिखरा हुआ दिखेगा। देखिए एक नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उनकी बात आज भी प्रासंगिक है कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। और जो भारत देश है जिसको हम भारत बोलते हैं, आप मानो या ना मानो, यदि इस भारत देश का कोई भविष्य है तो इस देश का किसान और किसान, और हमारे और आपके बाल बच्चे, हम खेती करते हो या ना करते, हमारे और, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे और आपके बाल बच्चों का भविष्य भी खेती और किसानी, गांव देश का भविष्य है तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी खेती और किसानी है। अभी क्या स्थिति है किसान आंदोलन? देखिए किसान आंदोलन खत्म तो नहीं होने वाला है। वो जो जिस चेतना के स्तर पे वो पहुंच गया है और जिस तरह से एक अहंकारी सत्ता को, भले पंजाब के किसान अभी वहाँ डटे, पंजाब जो भी सरकार करे लेकिन बिना उनसे कुछ सुलह सपाट किए वो लौटने वाले नहीं है। एक अहंकारी सरकार ने घुटना, इसका मतलब कि वो चेतना मजबूत हुई है, उनका संगठन मजबूत हुआ है
और उनका विस्तार भी हुआ। विस्तार इस मामले में कह रहा हूँ, मैं 80 के दशक के किसान आंदोलन में आना जाना शुरू, तो 80 के दशक का जो किसान आंदोलन था उसमें केवल खेती करने वाला या भूमिधर किसान हुआ करता था। आज का जो किसान आंदोलन है उसमें किसान तो है ही है, हर मेहनत करने वाला उसका समर्थक, वाह, लेखक, पत्रकार, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ के कायदे के बुद्धिजीवी जिनको मैं मानता हूँ वो भी उसके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब उसका विस्तार हुआ है, वो सबको समेटना चाहता है। भारत जैसे देश में किसानों का देश है, गाँव का देश है। यहाँ मैं खड़े होकर कह सकता हूँ भारत में कि जहाँ गांव नहीं वहाँ सभ्यता नहीं। भारत में कहा जा सकता है, भारत की विविधता की बात तो की जा सकती है, सभ्यता की बात भी की जा सकती है। धन्यवाद रामजन्म जी। देखिए, ये सच है कि अगर भारत को उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा कि वास्तव में यहाँ जो चीज़ें हैं, जो चुनौतियाँ हैं, और जो चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि वह रोजगार के साथ साथ जन कल्याण की भी तमाम सारी योजनाएं अभी तक जो अध्ययन के दौरान सामने आ रहा, हर गांव में हम देख रहे हैं कि वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसी योजनाएं, अटल योजना और ये सब चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कुछ दिनों में गोडसे योजनाएं भी शुरू हो जाएं और ऐसे तमाम सारी योजनाएं शुरू हो जाएं। लेकिन वास्तव में अगर उनकी हम समीक्षा करने लगते हैं, अगर हम उनके भीतर जाके ये देखने लगते हैं कि वास्तव में इन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, तो पहली ही बात ये है जो सामने आती है कि वह योजना ठीक से चल ही नहीं रही है। वो क्यों शुरू की गई उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ कि इस देश में जवाबदेही तय करना पड़ेगा। अभी लगातार नाकारा सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। इसको लेकर लोगों में एक या तो उदासीनता है, या फिर वे इतने सुचिंतित हैं कि उनको लगता है कि ये जो गैंग है, जो सरकार चला रहा है, उसकी सत्ता जानी चाहिए और एक किसान समर्थक, मजदूर समर्थक और जन समर्थक सरकार आनी चाहिए, जिससे कि इस देश का भविष्य बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।